हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग अपने लास्ट फंडामेंटल राइट को कवर करेंगे और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। तो राइट का नाम क्या है? राइट का नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। वन वुड एग्री दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ वेरी इंप्रेसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हर कोई इस बात से एग्री करेगा कि वाकई में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सोच समझ करके, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक डिबेट करते हुए एक ऐसी लिस्ट बनाई है जो काफ़ी इंप्रेसिव है और काफ़ी एक्सटेंसिव है। ठीक है, इंश्योर किया गया है कि जितने भी पॉसिबल राइट्स को फंडामेंटल राइट के तौर पर हम दे सकते हैं और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी राइट है इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, वो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। बट मेयरली राइटिंग डाउन अ लिस्ट ऑफ राइट्स इज़ नॉट इनफ। लेकिन केवल और केवल एक लिस्ट में कुछ राइट्स लिख देना ये इनफ नहीं है। क्यों? बिकॉज देर हैज़ टू बी अ वे थ्रू विच दीज राइट्स could be realized in practice and defended against any attack। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कुछ ऐसे तरीके भी होने चाहिए। देर हैज़ टू बी अ सर्टन वे, एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसके ज़रिए हम इन सारे राइट्स को, जो फंडामेंटल राइट्स हमें दे रहे हैं, उन राइट्स को हम रियलाइज़ कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, रियल लाइफ में भी ये राइट्स होने चाहिए और साथ ही साथ में उनको डिफेंड भी कर पाए, अगर कोई अटैक होता है उनके राइट्स पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो सीधा सा ये है, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे अधिकार दे दिए। राइट टू इक्वालिटी दे दिया, राइट टू फ्रीडम दे दिया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दे दिया जिसमें माइनॉरिटीज़ के राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं, है ना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमें दे तो दिया, बट कुछ कुछ कंडीशंस में हम देख सकते हैं कि इन सभी राइट्स का क्या हो जाता है, वायलेशन हो जाता है। गवर्नमेंट कभी भी हमारे राइट्स को क्या कर देती है, वायलेट कर देती है। तो इस कंडीशन में हमारे पास कुछ सेफगार्ड तो होना चाहिए ना, ताकि हम अपने राइट्स को दोबारा से इंश्योर कर सके कि वो राइट्स हमें दोबारा मिले और साथ ही साथ में उनको हम डिफेंड कर पाए। कि अगर हमारे राइट्स को कोई गवर्नमेंट वायलेट कर रही है तो फिर हम किसी तरीके से तो कम से कम अपने राइट्स को बचा पाए, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें पता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 हमें ये अधिकार देता है। लेकिन सपोज अगर हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट किया जा रहा है, जैसे किसी ने गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हुए कोई कार्टून बनाया, गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, कार्टून को भी बैन करा और जो कार्टून पब्लिशर थे उनके पब्लिशिंग हाउस को भी बंद कर दिया। तो क्या हुआ, इस कंडीशन में उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो वायलेट हो गया। अब उसको क्या करना होगा, अब उसको डिफेंड करना पड़ेगा। डिफेंड कैसे करेंगे? तो डिफेंड कैसे करेंगे यही चीज़ हमारा जो आर्टिकल 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, हमें बताता है। ठीक है, एक तो हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसमें वायलेशन किया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने कार्टून का जो पब्लिशिंग हाउस है उसको बैन कर दिया। और भी अदर अदर हमारे राइट्स हैं उनको भी वायलेट किया जा सकता है। जैसे हमें पता है कि हमारे यहाँ पर जब राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमने पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा कि कोई फोर्स लेबर नहीं कर सकता, कोई चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। बट क्या हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है क्या कि जिसमें फोर्स लेबर या चाइल्ड लेबर को प्रैक्टिस किया जा रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास कानून है जो ये सारी चीज़ों को कोई भी वायलेट अगर इनको करेगा तो वो हमारा कानून पनिश कर रहा है। बट क्या कानून को इम्प्लीमेंट सही तरीके से किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। तभी तो चाइल्ड लेबर भी आज के टाइम में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं जहाँ पर चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस करी जा रही है। आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी को कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा। लेकिन आज भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं, रेगुलर बेसिस पर न्यूज़ में हम देखते हैं जहाँ पर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जा रही है। आर्टिकल 15 कहता है कि कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। बट हम देखते हैं कास्ट के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जेंडर के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से रियलिटी नहीं बन जाती वो चीज़। ठीक है, वो रियलिटी बनाने के लिए हमें प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी अपने अधिकारों को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को अपनी रियल लाइफ में ये इंश्योर करने के लिए कि हर फंडामेंटल राइट हर व्यक्ति की लाइफ में रियली है, प्रैक्टिस किया जा रहा है। और अगर उसका कभी वायलेशन होता है उसको डिफेंड कर सकते हैं हर कोई व्यक्ति। इसके लिए भी हमें कुछ लोगों को राइट देना पड़ेगा। और वो राइट कैसे मिलता है? वो राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और वो राइट क्या है? वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द मीन्स थ्रू विच दिस कैन बी अचीव्ड। तो अगर हमारा कोई भी राइट वायलेट होता है तो हमारा आर्टिकल 32 जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो हमें कुछ स्टेप्स बताता है
कि कैसे हम अपने राइट्स को वायलेट होने से बचा सकते हैं, उनको रियल लाइफ में प्रैक्टिस करवा सकते हैं, और अगर कोई वायलेशन करता है तो हम उनको दोबारा से रीस्टोर करवा सकते हैं, उनको दोबारा से अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे किया जाएगा और क्या बताता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंसिडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द हार्ट एंड द सोल, एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहे हैं कि ये जो राइट है ना, ये लास्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है पूरे के पूरे सभी फंडामेंटल राइट्स में से। ये लास्ट वाला राइट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को कहा जा रहा है कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। खुद इमेजिन करो, अगर बॉडी से हार्ट हटा दिया जाए, अगर दिल निकाल दिया जाए किसी व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से ये आर्टिकल 32 हटा दिया जाए, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं ना, वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगे, उनके रेमेडीज़ हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं होगी। और इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो लास्ट जो राइट है वो हमें एक प्रोटेक्शन दे रहा है, एक सेफ गार्ड दे रहा है, ताकि हम अपने बाकी के सारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन से बचा सके, और अगर वायलेशन हो जाता है तो दोबारा से उनको प्रोटेक्ट कर सके, रीस्टोर कर सके। इट इज़ सो बिकॉज द राइट गिवन टू अ सिटीजन, एक सेकेंड, इट इज सो बिकॉज द राइट गिव्स अ सिटीजन द राइट टू अप्रोच अ हाई कोर्ट और अ सुप्रीम कोर्ट टू गेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर्ड इन केस ऑफ देयर वायलेशन। क्यों इसको हार्ट एंड सोल बोला जा रहा है? तो हार्ट एंड सोल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये हम सबको अधिकार देता है कि हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं या हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ताकि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सके, रीस्टोर कर सके। अगर उनको वायलेट कर दिया गया है तो क्या करेंगे, हम उनको रिस्टोर करवाएंगे, वापस से इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास, यानी कि जुडिशरी के पास हम जा सकते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा आर्टिकल 32 हमें राइट देता है, अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू दी ऑर्डर। चलो माना कि हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास चले गए, अब क्या करेंगे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू करेंगे या फिर डायरेक्टिव्स इशू करेंगे। तो जो जुडिशरी है हमारी, वो हमें ऑर्डर देगी और डायरेक्टिव्स देगी। देखो समझो, यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा रहे, हम सीधा का सीधा कहाँ जा सकते हैं? अंडर आर्टिकल 32 वी हैव अ प्रोविजन कि हम हाई कोर्ट के पास जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे? ये करेंगे हमें ऑर्डर इशू, ये ऑर्डर्स इशू करेंगे और कुछ डायरेक्टिव्स देंगे गवर्नमेंट को, ताकि हमारे राइट्स दोबारा से इन्फोर्स हो सके, दोबारा से इम्प्लीमेंट हो सके, दोबारा से रीस्टोर हो सके। अब हम उन ऑर्डर्स को समझेंगे। तो हमने समझ लिया कि फंडामेंटल राइट्स केवल लिख देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में उन राइट्स का वायलेशन हो जाता है, बहुत सारे केसेस में लॉ का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो हमें कुछ प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी। वो प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंक्लूड करी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 गारंटी देता है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, तो हमारे पास ये गारंटी है कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उसको बोलेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करेंगे कि हमारे राइट्स को रीस्टोर किया जाए। क्लियर है? अब हम समझते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कौन कौन से स्पेशल ऑर्डर इशू करते हैं। तो द कोर्ट कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर विच आर नोन एज रिट्स। रिट्स क्या होते हैं? रिट्स का मतलब सिंपल सा है, स्पेशल ऑर्डर। एक स्पेशल ऑर्डर जो गवर्नमेंट कह रही हूँ यहाँ पर, गवर्नमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर जुडिशरी आएगा। तो एक ऐसा स्पेशल ऑर्डर जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकता है, उस स्पेशल ऑर्डर को क्या कहेंगे? रिट्स कहेंगे। तो 5 प्रकार की यहाँ पर रिट्स दी हुई है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 प्रकार की यहाँ पर रिट्स दी हुई है। तो हम उन 5 प्रकार की जो रिट्स है उसको अंडरस्टैंड करते हैं एक एक करते हुए। सबसे पहला जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, पहला या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों है, तो क्या दे सकता है? हैबीज कॉर्पस। हैबीज कॉर्पस क्या है? हैबीज कॉर्पस में क्या दिया जाता है? नया शब्द हो सकता है। देखो, हैबीज कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। हैव द बॉडी ऑफ का मतलब क्या है? हैव द बॉडी ऑफ का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है, तो हम उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने बुलवाएंगे। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस मीन्स दैट द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट, and it can also order to set free an arrested person if the manner or the grounds of arrest are not lawful or satisfactory। बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं। हमने देखा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन नाम की एक चीज़ होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें शक के आधार पर किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और भी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर जो पुलिस होती है कभी कभी अपनी पावर्स का मिसयूज़ करती है और बिना किसी रीज़न के भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है और बहुत लंबे टाइम तक जेल में रखा जाता है।
तो ऐसी कंडीशन में उनके राइट्स का वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हुआ। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट राइट्स को रिस्टोर कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर देंगे हैबीज कॉर्पस का। हैबीज कॉर्पस में वो कहेंगे कि जो जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट करा है उसको हमारे सामने लेकर आओ, और उसके बाद वो देखेंगे कि जिस बेसिस पर, जिस ग्राउंड पर उसको अरेस्ट किया गया है, क्या वो लॉफुल है या नहीं है, क्या वो सही तरीके से प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो किया गया है, लॉ जो प्रोसीजर बताया था उसको फॉलो किया गया है या वॉयलेट किया गया है। अगर ग्राउंड्स गलत निकलते हैं कि ये जो ग्राउंड्स जिस बेसिस पर उसको अरेस्ट किया गया, अगर वो गलत निकले, इलीगल निकले, तो क्या किया जाएगा? उस व्यक्ति को, अरेस्टेड पर्सन को फ्री कर दिया जाएगा, उसकी लिबर्टी वापस से रिस्टोर कर दी जाएगी। तो इस तरीके से जब भी किसी व्यक्ति की लिबर्टी पर अटैक होता है और बिना अगर गलत रीज़न के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो फिर हैबीज कॉर्पस का ऑर्डर हाई कोर्ट या जुडिशरी या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करता है और व्यक्ति का जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसको रिस्टोर किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये हमारा सबसे पहला ऑर्डर है जो दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड ऑर्डर आता है मैंडामस। दिस रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग द लीगल ड्यूटी। मैंडामस का मतलब देखो, मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। ठीक है, मैंडामस का मतलब है एक प्रकार की कमांड। ये कमांड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, और किसको कर सकता है? ऑफिस होल्डर को कर सकता है। जैसे कोई पुलिस में बैठा हुआ है, तो कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन पर जो बैठा है उसको ऑफिस होल्डर कहेंगे। अगर वो ऑफिस होल्डर अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा, जैसे कि अगर कोई पुलिसमैन है, उसको कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरी एफआईआर फाइल करो, लेकिन वो मना कर रहा है, तो क्या हुआ? ये लीगल ड्यूटी नहीं हो रही है। उसका लीगल ड्यूटी था कि वो एफआईआर को फाइल करे, बट वो नहीं कर रहा। सिमिलरली अगर कोई सपोज डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑफिसर है, उसका एक पर्टिकुलर काम था कि उसको हर किसी का जो आधार कार्ड है या फिर हर किसी के जो अदर डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करना, और उसको इंश्योर करना कि उसके एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं। अगर वो ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड ना होने की वजह से उनको जो पीडीएस का बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको जो फ्री राशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है और वो भूखमरी की वजह से मरते जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि वो लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है। जिस ऑफिस में बैठा है उसकी जिम्मेदारी थी कि नहीं उस ऑफिस में सारे के सारे काम करने की, सारी जिम्मेदारियां निभाने की, बट दैट पर्सन इज नॉट डूइंग द लीगल ड्यूटी एंड बीइंग अ पर्सन जो ऑफिस होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या बोलेगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोलेगा, देखो हम तुम्हें ऑर्डर कर रहे हैं कि तुम्हारी जो ड्यूटी है ना वो तुम करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से काम नहीं करता है तो गवर्नमेंट के पास अप्रोच, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच किया जाता है लोगों के द्वारा, एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जा करके क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि देखो तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा बिकॉज वी आर ऑर्डरिंग यू। तो वो जो ऑर्डर होता है वो होता है मैंडामस। ठीक है, इस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग? मैंडामस कहते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्डर क्या है? प्रोहिबिशन। दिस रिट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट विच इज़ हायर कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब भी हम कोर्ट की यहाँ पर बात करें तो कोर्ट या जुडिशरी का सीधा मतलब है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इतना सिंपल है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा अब तक। तो हायर कोर्ट क्या करता है? दिस रिट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। प्रोहिबिशन का ऑर्डर जुडिशरी यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इशू करता है। कब इशू करता है? जब कोई लोअर कोर्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट में कोई जुडिशरी है हमारी, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सपोज अगर कोई केस ऐसा केस सुनता है जो कि उसके एरिया, उसके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड था। ठीक है, मतलब कोई ऐसा केस है जो उसको सुनना नहीं चाहिए था क्योंकि वो उसके जो पावर है, उसको जो पूरा जुरिस्डिक्शन है, जो एरिया ऑफ पावर है, उस पावर के बियॉन्ड था, लेकिन तब भी उसने वो केस सुना। तो क्या होगा? तो फिर इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर जो हायर कोर्ट है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, उसको मना कर देंगे कि देखो ये तुम्हारे पावर में नहीं आता है, ये जो केस तुम डील कर रहे हो ना ये तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, तो इसको सुनो मत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर ये है बेसिकली कि अगर कोई लोअर कोर्ट अपनी पावर को, जो उसकी पावर का एरिया भी नहीं है, उसमें भी इंटरफेयर करता है और जुरिस्डिक्शन का जो मैटर नहीं है उसको भी अगर सुनता है, तो फिर यहाँ पर हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर देते हैं कि तुम अपने अपने पावर को एक्स्ट्रा, अपनी पावर से बियॉन्ड जा करके चीज़ें मत करो, एंक्रोच मत करो किसी और दूसरे की पावर पर। ठीक है, तो ये तीसरा ऑर्डर दिया जा सकता है जब भी कोई लोअर कोर्ट इस तरीके से अपनी पावर के बियॉन्ड जा करके कुछ काम करता है तो। उसके बाद क्या है? फोर्थ इंपॉर्टेंट आता है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट वारंट।
किस वारंट से आप किसी पद पर बैठे हुए हो। सो इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन इज होल्डिंग द ऑफिस बट इज नॉट entitled टू होल्ड दैट ऑफिस, इट कैन इशू द रिट ऑफ क्वो वारंटो एंड रिस्ट्रिक्ट दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर। सीधी सी बात यह है, हमें पता है कि बहुत सारे ऑफिशियल पोजीशन है। तो सपोज कोई व्यक्ति अगर ऑफिस में बैठा हुआ है लेकिन उसके पास वो एलिजिबिलिटी ही नहीं है, वो एलिजिबिलिटी या वो एंटाइटलमेंट नहीं है कि वो उस ऑफिस पर बैठ सके, ठीक है, पूरी एलिजिबिलिटी नहीं है उस व्यक्ति के पास, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर इशू करेगा, और वो जो ऑर्डर होगा वो होगा क्वो वारंटो का, और बोलेगा कि बताओ क्या वारंट है तुम्हारे पास एलिजिबिलिटी चेक करवाओ एक बार अपनी कि तुम उस ऑफिस में बैठे हुए हो, तो एलिजिबिलिटी एक बार चेक करवाओ। अगर वो एलिजिबिलिटी ठीक नहीं निकलती है तो क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को उस ऑफिस से निकाल दिया जाएगा एंड रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि आज से तुम इस ऑफिस होल्डर के तौर पर काम नहीं करोगे बिकॉज यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू दैट ऑफिस। ठीक है, आप एलिजिबल नहीं हो उस ऑफिस के लिए, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो फिर आप इस ऑफिस पर नहीं बैठ सकते। ऐसा कौन कह देगा, ऐसा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकता है। लास्ट हमारा आता है सर्श्योररी। तो सर्श्योररी क्या कहता है, अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी और द कोर्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली जो एक कोर्ट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट को एक ऑर्डर दे रहा है कि तुम ये जो मैटर डिस्कस कर रहे हो, तुम्हारे एरिया में जो ये जो केस आया है, जिस केस पर तुम सुनवाई कर रहे हो, जिस मुकदमे पर तुम सुनवाई कर रहे हो, तो एक वहाँ पर उस पर्टिकुलर केस को क्या करो, उस पर्टिकुलर केस को एक हायर अथॉरिटी को दो जो बेटर तरीके से उस केस को डील कर पाएंगी। ठीक है, हायर अथॉरिटी के पास या फिर कोर्ट के पास जो है वो बोलते हैं कि लोअर कोर्ट से वो जो पर्टिकुलर केस है वो उस पर्टिकुलर केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जो लोअर कोर्ट है वो डील ना करे, वो जो केस है वो हायर लेवल पर चला जाएगा, हाई कोर्ट खुद ले लेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद ले लेगा और बेटर तरीके से उस केस को रिजॉल्व करेगा। समझ पा रहे हो, जब कोर्ट को लग रहा है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है एक पर्टिकुलर केस में, तब जा करके सर्श्योररी का ऑर्डर इशू किया जा सकता है एंड द केस कैन बी ट्रांसफर टू द हायर कोर्ट एंड टू द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है, तो ये सारे क्या है, ये सारे कुछ 5 प्रकार के हमने ऑर्डर्स देखे स्पेसिफिकली। ये इंश्योर करते हैं कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो इनमें से ये जो 5 प्रकार के ऑर्डर है ये दिए जा सकते हैं, या फिर सपोज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल यही सारे ऑर्डर हो। जब भी किसी भी तरीके से हमारे राइट्स का वायलेशन होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जब भी हम जाएंगे तो चेक किया जाएगा कि किस तरीके से राइट्स का वायलेशन हुआ, और उसको अगर रिस्टोर करने के लिए जो जो स्टेप्स उठाने होंगे तो वो स्टेप्स उठाएगा। गवर्नमेंट को बताना होगा, गवर्नमेंट को कुछ कमांड करना होगा कि तुम अपने काम को ढंग से करो, तो वैसा भी बोला जाएगा। अगर लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है कोई जो पुलिस अथॉरिटीज़ है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है वो अगर अपना काम ढंग से नहीं कर रही है तो फिर उनको कमांड किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा, ताकि तुम अपने काम को अच्छे तरीके से करो और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसी भी तरीके से वायलेट ना हो। अगर सपोज कभी भी बिना किसी इलीगल तरीके से या इलीगल हो या फिर अनजस्टिफाइड तरीके से अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा रही है हमारे फंडामेंटल राइट्स पर, तब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करेगा और दोबारा से जो राइट्स है उनको रिस्टोर करेगा। तो सीधा सा मतलब क्या है, सीधा सा मतलब देखो ये है कि आर्टिकल 32 या फिर जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है हमारा, ये हमें एक राइट दे रहा है कि जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, अगर तुम्हारा कभी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। और ये राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है, आर्टिकल 32 हमें ये अधिकार दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि हमारे राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स है वो केवल नाम मात्र के हैं, नहीं, दीज आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी करी है तो गारंटी किस बेसिस पर करी है, इस बेसिस पर करी है कि अगर वायलेशन हुआ तो जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास, जाओ हाई कोर्ट के पास और अपने राइट्स को दोबारा से क्या करवाओ, रिस्टोर करवाओ। और गवर्नमेंट अगर कभी भी एक्सेसिव तरीके से आपके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर रही है तो जाओ और प्रोटेक्शन डिमांड करो। क्लियर है, तो ये तो हमने एक तरीका देखा, एक तरीका है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और मैकेनिज़म्स भी है, ठीक है, कुछ और मैकेनिज़म्स भी है जो कि यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे। अदर मैकेनिज़म्स भी है जो कि बाद में हमने बनाए। एक तो आर्टिकल 32 है ही, ठीक है, आर्टिकल 32 तो है ही, जुडिशरी का रास्ता तो है ही, लेकिन उसके अलावा कुछ हमारे पास अदर कमिटीज़ भी है, अदर कमीशंस भी है। सबसे पहली कमीशन आती है नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़। सबसे पहली कमीशन का नाम क्या है, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़।
कभी भी किसी माइनॉरिटी को कुछ भी दिक्कत होती है तो क्या कर सकते हैं, वो नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ को लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरीके से उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ जाएगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसमें एक पिटीशन डालेगी और बताएगी कि किस तरीके से माइनॉरिटीज़ के साथ अगर गलत हो रहा है तो कैसे उनके राइट्स को रिस्टोर किया जाना चाहिए। फिर अगेन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि हर कोई व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास चला जाए। पहली बात तो लोगों को जानकारी नहीं होती। दूसरी बड़ी बात यह है कि कोई इतना ज़्यादा लंबा स्टेप लेना भी नहीं चाहता। तीसरी बात यह है कि हर किसी के पास इंडिया में इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो लंबे लंबे केसेस लड़े अपने फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए। तो हमारे पास कुछ अलग सरल तरीके होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसीलिए हमने ये सारे के सारी कमीशंस बनाई हैं। तो अगर माइनॉरिटीज़ को कभी भी कोई दिक्कत आती है तो वो नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ को लिख सकते हैं। और नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ का काम ये भी है कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ के लिए स्कीम्स बनाई जा रही है उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि माइनॉरिटीज़ का जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहे हमेशा, और उनकी लाइफ में रियली में फंडामेंटल राइट्स मीनिंगफुल हो, उनकी लाइफ में रियली में वो चीज़ प्रैक्टिस हो। क्लियर है? इसी तरीके से नेशनल कमीशन ऑन विमेन, तो जब भी कभी विमेन के साथ गलत हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ठीक है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, वो नेशनल कमीशन ऑन विमेन को लिख सकते हैं। ठीक है, और कंप्लेन अपनी वहाँ पर नेशनल कमीशन ऑन विमेन की वेबसाइट पर लिख सकते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन अलग अलग तरीके से उनकी मदद कर सकता है। जैसे कि अगर कोई विमेन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना केस लड़ सके, तो नेशनल कमीशन ऑफ विमेन कुछ लॉयर्स को हायर करेगा और उस विमेन का केस फ्री में लड़ा जाएगा। ठीक है, जब भी कुछ और अदर सेंसिटाइजेशन के इश्यूज़ करने होते हैं सोसाइटी में, एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है विमेन के इश्यूज़ पर, देन ऑल्सो नेशनल कमीशन ऑफ विमेन उसके ऊपर भी काम कर रही है। ठीक है, और लगातार ये क्या कर रहे हैं, लगातार गवर्नमेंट को रिकमेंड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट और क्या क्या स्टेप्स उठा सकती है ताकि विमेन के राइट्स वायलेट ना हो, कभी भी किसी विमेन के साथ जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। समझ पा रहे हो? ठीक उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट की भी कमीशन है। तो जैसा हमने यहाँ पर समझा, उसी तरीके से ये सारे के सारे जो अलग अलग कमीशंस है वो काम करती है। सो वी कैन से दैट दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वेमेन, द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड द राइट्स ऑफ दलित्स। ऐसा ही नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब भी है, जो शेड्यूल ट्राइब के लिए काम कर रही है, शेड्यूल ट्राइब के फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन कर रही है। और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो पॉलिसीज़ है वो सही तरीके से चेक करती है कि ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, इसके अलावा हमारे पास एक और अथॉरिटी है। वो अथॉरिटी क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करती है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है एंड जो अदर प्रकार के जो राइट्स हैं उसको भी वो प्रोटेक्ट करती है। तो मोटे तौर पर क्या हुआ? मोटे तौर पर हमारे पास आर्टिकल 32 तो है ही, जुडिशरी का रास्ता तो है ही, साथ ही साथ में हमारे पास कुछ अदर कमीशंस भी है। ठीक है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या नेशनल कमीशन ऑन वेमेन, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़। ये सारी कमीशंस के पास में भी हम अप्रोच कर सकते हैं और ये क्या करेगी फिर, ये जो है आपके मैटर को देखेगी और अगर लगता है कि फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने की ज़रूरत है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा करके आपके बेसिस पर पिटीशन को फाइल करेगी। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, इस तरीके से हम लोगों ने अपना जो लास्ट फंडामेंटल राइट था वो भी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से सारे राइट्स हो गए हैं कवर। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि होगा NHRC। ओके, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।